नमस्ते। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार साहू, अतिथि व्याख्याता, शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर। आज मैं एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर विषय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास सन 1922 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक इकाई 5 के अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा करूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत देश के वीर सपूत थे। वे एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाले थे और उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1857 ईस्वी में कटक में हुआ। उनके पिता पेशे से एक वकील थे और उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कहने का मतलब था कि उनका परिवार एक धनी संपन्न परिवार था। उनके पिता पर पश्चिमी सभ्यता का पूर्ण प्रभाव था, इसलिए वे स्वयं यह भी चाहते थे कि उनका बेटा सुभाष चंद्र बोस भी अंग्रेजी सभ्यता का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। इसीलिए उनके पिताजी ने उनके बचपन की शिक्षा ऐसे विद्यालय में करवाई जहाँ केवल अंग्रेज़ों के बच्चे ही पढ़ने जाया करते थे। यद्यपि नेताजी को वहाँ के माहौल पसंद नहीं आता था, फिर भी पिता के कहने पर भी उनके अनुसार वे शिक्षा ग्रहण करते गए। बाल्यकाल में जब वे अध्ययन कर रहे थे स्कूल की शिक्षा में, तब उसी समय ठीक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, जिसका व्यापक प्रभाव उस बालक सुभाष चंद्र बोस पर पड़ा। इसके अतिरिक्त स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन्हीं सबसे प्रभावित होकर वे गरीबों, असहायों, दीन दुखियों की हर संभव मदद करने को हमेशा तत्पर रहते थे। यदि गाँव में महामारियाँ फैल जाती थी तो वे गांव-गांव में जाकर रोगियों की सेवा भी करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से मेधावी छात्र तो थे ही, इसीलिए आगे चलकर उन्होंने बीए की परीक्षा उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद उनके पिताजी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आगे की पढ़ाई के लिए और इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए इंग्लैंड भेजा। यद्यपि नेताजी वहाँ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो आजीवन अविवाहित रहकर देश की सेवा करना तथा देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। फिर भी पिता की इच्छा के अनुरूप वे सन 1920 ईस्वी में इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी को करने के लिए तैयार नहीं हुए और देश प्रेम की भावना के कारण वे भारत लौट आए और मात्र 24 वर्ष की आयु में ही अपने राजनीतिक गुरु
देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर भारत की आज़ादी के लिए भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। सन 1921 ईस्वी में जब इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ, तब कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया। इसी दौरान कलकत्ता में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया। अंग्रेजी सरकार उसके इस कार्य से अत्यंत क्रोधित हो गई और नेताजी पर सरकार विरोधी समाचार छापने के आरोप में उन्हें पहली बार सन 1921 में 6 माह के लिए सजा दे दी गई। नेताजी के भाषण अत्यंत ओजस्वी होते थे और उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता भी थी। उन्होंने पूरे बंगाल में देशभक्ति की भावना को निरंतर सुदृढ़ किया। अंग्रेजी सरकार उनसे हमेशा भयभीत रहती थी, इसी कारण उन्हें लगभग 10 बार जेल में डाला गया और जीवन के लगभग 8 वर्ष उन्हें जेल में ही व्यतीत करना पड़ा। इसके बाद उस समय पूरे देश में गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जन जन में फैल चुका था। जनता अपने पूरे जोश में थी और इस आंदोलन में भारत के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थल पर एक क्रुद्ध भीड़ ने एक थानेदार और उसके 21 सिपाहियों को पूरे थाने में बंद करके जिंदा जला दिया। जब यह सूचना मिली गांधी जी को, तो उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो शुरू से ही चाहते थे कि इस असहयोग आंदोलन में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं रहेगा। अब चूँकि यह आंदोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण कर चुकी है, इसलिए गांधी जी ने विवश होकर इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस आंदोलन के स्थगित हो जाने पर इसका सर्वत्र विरोध किया गया। बड़े बड़े नेताओं में जैसे कि मोतीलाल नेहरू, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कटु आलोचना भी की। और इसके बाद कुछ दिग्गज बड़े नेता कांग्रेस से अलग भी हो गए। फलस्वरूप 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक नए स्वराज दल की स्थापना की और इस दल के महामंत्री के पद के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चयन किया गया। इसके बाद कलकत्ता में नगर निगम का चुनाव होता है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेतृत्व में स्वराज दल को अपार सफलता भी प्राप्त हुई। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए नेताजी ने कई क्रांतिकारी कार्य भी किए। उन्होंने कलकत्ता की सड़कों के नाम अंग्रेज़ों के नाम पर बदलकर भारतीय महापुरुषों के नाम पर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
कांग्रेस को शक्तिशाली बनाना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के विचारों से वे कभी भी सहमत नहीं हो सके। फिर भी गांधी जी के अनेक आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। इसी क्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब सन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी नमक कानून तोड़ा और गिरफ्तार हुए। लेकिन सन 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः एक बार अपने चरम स्थिति पर पहुंचकर रुक गई। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस की कमजोरियों को और स्पष्ट उजागर कर दिया। गांधी जी के इस निर्णय से सभी लोग, कांग्रेस के कुछ नेता लोग असंतुष्ट हुए और उन्होंने गांधी जी की कटु आलोचना भी की। इसी तरह जब सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध अपना नामांकन कराया और पट्टाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लेकिन गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के कारण नेताजी ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल की स्थापना की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उग्रवादी विचारधारा और गतिविधियों के कारण उन्हें 1940 ईस्वी में गिरफ्तार करके कलकत्ता के जेल में डाल दिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में नेताजी ने अनशन करना प्रारंभ कर दिया और अंततः सरकार को विवश होकर उन्हें मुक्त करना पड़ा। इसके बाद सुभाष ने पुनः जन आंदोलन का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फलस्वरूप सरकार ने उन्हें उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। नज़रबंद किए जाने से पूर्व ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात क्रांतिकारी वीर सावरकर से हुई थी। वीर सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की क्षमता को पहचाना और उन्हें छोटे छोटे आंदोलनों में अपनी शक्ति व्यय करने के स्थान पर कोई मजबूत कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलाह दिया कि उन्हें देश से बाहर जाकर अन्य दूसरे देशों से मदद लेकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वीर सावरकर का यह सलाह पसंद आया और वे सहायता प्राप्त करने के लिए रूस जाने को तैयार हो गए, किंतु इसके पूर्व ही उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाने की अपनी कोशिशें जारी रखी और अंततः जनवरी 1941 ईस्वी की रात को वो एक दाढ़ी वाले मुसलमान के भेष में भारत से बाहर भागने में सफल हुए। वे कलकत्ता से पहले भागकर पेशावर पहुँचे, पेशावर से फिर वो काबुल पहुँचे। काबुल पहुँचने पर उनका स्वागत इटली के
मंत्री अल्बर्टो क्विरिनो ने किया। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इटली के मंत्री अल्बर्टो क्विरिनो से अपनी योजना से अवगत कराया। नेताजी ने कहा कि उनका तात्कालिक उद्देश्य स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना करना है, जिसे इटली, जर्मनी एवं जापान की सरकारें मान्यता प्रदान करें और इटली, जर्मनी एवं जापान उन्हें आर्थिक और हथियारों की मदद दे, जिसका भुगतान भारत के स्वतंत्र होने के बाद कर दिया जाएगा। यदि उक्त बातों के लिए धुरी राष्ट्र तैयार हो जाती हैं तो स्वतंत्र भारत की सरकार अपना काम करना तुरंत आरंभ कर देगी और यह सरकार अंग्रेजी सरकार के पतन व उन्हें भारत से निष्कासित करने के लिए अपना कार्य करेगी। जैसे कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र प्रचार करना, भारत में क्रांतिकारियों को संगठित करना और उन्हें मदद करना, अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में मध्य पूर्व में लड़ रही अंग्रेजी सेना के लिए भारत से खाद्य व हथियारों की आपूर्ति को रोकना और उचित समय आने पर भारत में हथियार पहुंचाकर वहां क्रांति करना। इटली के मंत्री अल्बर्टो ने नेताजी की योजना को सराहा और सहायता करने का आश्वासन दिया, किंतु इसी बीच जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण कर दिए जाने के कारण रूस जो है वह मित्र राष्ट्रों से मिल जाता है। अतः रूस से सहायता मिलने की सुभाष चंद्र बोस की आशा पर पानी फिर जाता है। मॉस्को में सुभाष चंद्र बोस की भेंट जर्मनी के राजदूत से होती है। फिर वहाँ से वे बर्लिन पहुँचते हैं, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाता है। जर्मनी में ही उनकी मुलाकात हिटलर से होती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी योजना को जर्मन सरकार को भी अवगत कराया, जिसका जर्मन सरकार ने स्वागत किया और तब सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, जिसकी प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस संस्था के अध्यक्ष होंगे और उन्हें भविष्य में नेताजी के नाम से पुकारा जाएगा। इसी बीच जापान ने सिंगापुर पर अधिकार करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद को गंभीर आघात पहुंचाया और इसमें हजारों भारतीय सैनिकों को जापान द्वारा बंदी बना लिया गया। इस घटना के तुरंत बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने तत्काल जापान के लिए प्रस्थान करने का निर्णय किया। बीसवीं शताब्दी के प्रथम एवं द्वितीय दशक के महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस, जो भारत से भागकर जापान में बस गए थे और वहीं रहते हुए भारतीय क्रांतिकारियों की मदद भी करते थे। ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक के दौरान भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के विशाल जुलूस पर बम फेंका था। यद्यपि इसमें
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की जान बच गई थी, लेकिन फिर भी रास बिहारी बोस ने इतने विशाल सेना की मौजूदगी में उन पर बम फेंककर अपना अदम्य साहस का परिचय दिया था। यही रास बिहारी बोस ने सन 1942 में टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक सेना को संगठित करने का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही एक इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। और इस सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले कुछ महीनों के बाद पुनः एक सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। तत्पश्चात जून 1942 ईस्वी में बैंकॉक का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में एशिया के विभिन्न देशों बर्मा, मलाया, चीन, जापान, थाईलैंड, हांगकांग, फिलीपीन आदि देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। इस सम्मेलन में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के लिए कुछ सुझाव एवं सिद्धांत निर्धारित किए गए। इसी बीच जापान में कप्तान मोहन सिंह ने फरवरी 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर ली थी। कप्तान मोहन सिंह पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में थे, जिसे जापानियों ने बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में जापान में एक सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह व जापानी मेजर फुजिहारा के समझाने पर वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। सिंगापुर में जितने भी भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया गया था, उनको जापान ने कप्तान मोहन सिंह को सौंप दिया था और उन्हीं की सहायता से कप्तान मोहन सिंह ने यह फौज बनाई थी। इस सेना का उद्देश्य सिर्फ भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना था। आज़ाद हिंद फौज को प्रारंभ में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अतः आज़ाद हिंद फौज को मजबूत बनाने के लिए रास बिहारी बोस ने उसके संचालन का कार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपने का निर्णय लिया। जुलाई 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला तथा उन्हें स्वाधीनता लीग का अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें नेताजी कहा गया। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालते ही उन्होंने घोषणा की कि वे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना करेंगे तथा साथ ही आज़ाद हिंद फौज का संगठन करेंगे। तत्पश्चात 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को इस सरकार के सर्वोच्च अधिकारी व सेना के सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया। आज़ाद हिंद फौज को शक्तिशाली बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। अतः उन्होंने जनता से आर्थिक मदद करने की अपील भी की। आम जनता ने बड़ी उदारता के साथ उन्हें आर्थिक सहायता दी, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों ने उनकी कोई विशेष सहायता नहीं की। फलस्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे लोगों को चेतावनी भी दी कि जो लोग अंग्रेज़ों का साथ देंगे उनके लिए स्वतंत्र भारत में कोई स्थान नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित अस्थायी सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया, फिलीपीन, आयरलैंड आदि अनेक देशों की सरकारों ने मान्यता प्रदान की।
इसके साथ ही जापान सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप को भी इस अस्थायी सरकार को सौंप दिए। फिर दिसंबर 1943 ईस्वी में वहाँ तिरंगा झंडा फहराया गया और इस अस्थायी सरकार की राजधानी रंगून को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का स्वयं निरीक्षण किया और उसका पुनर्गठन किया। इस सेना के 3 ब्रिगेड सुभाष, गांधी और नेहरू ब्रिगेड थी। स्त्रियों ने भी इस सेवा के कार्य में भाग लिया। वह झांसी की रानी रेजिमेंट तैयार की। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज ने फरवरी 1944 ईस्वी में रंगून से प्रस्थान किया तथा बर्मा में अंग्रेज़ों को हराने के पश्चात भारत में प्रवेश किया। वहीं एक दूसरे मोर्चे पर आज़ाद हिंद फौज ने चीन की पहाड़ियों पर ब्रिटिश सेना को पराजित किया और कोहिमा पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक पहुंच गई और अप्रैल 1944 ईस्वी को वहां आक्रमण करने की योजना भी बनाई गई, किंतु दुर्भाग्यवश अत्यधिक वर्षा होने के कारण ऐसा करना संभव न हो सका और 22 सितंबर 1944 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया और घोषणा की, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, तुम मुझे अपना खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किंतु दुर्भाग्यवश उनका यह सपना पूरा ना हो सका, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में परिस्थितियां तेज़ी से इंग्लैंड की ओर होती जा रही थी। 1945 ईस्वी में जर्मनी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अगस्त 1945 ईस्वी को ही अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए जाने से जापान ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने पुनः खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैगोन से टोक्यो के लिए प्रस्थान हुए, किंतु दुर्भाग्यवश उनका हवाई जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार से भारत देश अपना एक वीर सपूत को खो दिया। नेताजी ने अपने अटूट देश प्रेम की भावना से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया और देश की आज़ादी के लिए देश पर मर मिट गए। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाती है, तब आज़ाद हिंद फौज के कुछ अफसरों पर मुकदमा चलाया गया, जिसका संपूर्ण भारत में विरोध भी किया गया। शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, इन पर कोर्ट मार्शल का मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला। आज़ाद हिंद फौज के अफसरों की ओर से मुकदमे की पैरवी करने के लिए न केवल भारत के प्रसिद्ध वकीलों ने वरन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्षों बाद पुनः वकील का काला गाउन धारण किया। इनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख सफाई के वकील थे सर तेज बहादुर सप्रू, जो भारत के प्रथम भारतीय थे जो विधि सदस्य के पद पर बने रहे। आज़ाद हिंद फौज के तीनों ही अफसरों पर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करने तथा कुछ व्यक्तियों की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। सफाई पक्ष के वकीलों की वजनदार दलीलों के बावजूद भी इन तीनों अधिकारियों को मृत्युदंड की सज़ा
सुनाई गई। इस खबर से संपूर्ण भारत में आक्रोश उत्पन्न हो गया और सर्वत्र इसका विरोध किया जाने लगा। अंततः विवश होकर वायसराय को अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करके उन्हें मुक्त करने के आदेश देने पड़े, क्योंकि संभवतः सरकार को यह विश्वास होने लगा था कि शक्ति के द्वारा अब और दमन करना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना भी इन तीनों व्यक्तियों को मुक्त कर दिए जाने के पक्ष में थी और सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि शक्ति का प्रयोग करने पर सेना भी विद्रोह कर सकती है। शाहनवाज खां, प्रेम सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लों की रिहाई के समर्थन में जनसाधारण में उत्पन्न सरकार विरोधी आक्रोश से आज़ाद हिंद फौज की लोकप्रियता एवं भारतीयों पर प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। एक बात और विशेष ध्यान देने योग्य है कि इस मुकदमे के दौरान भारत के सभी जनता और सभी धर्म के लोग एक साथ एक आवाज़ के साथ विरोध किया था। यहाँ पर हमको हमारे भारत देश की एकता का भी दर्शन मिलता है कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख सब आपस में मिलकर मृत्युदंड की जो सज़ा थी उसके विरोध में आवाज़ उठाए। ये हमारी भारतीय एकता की एक मिसाल थी जो आज भी कायम है। धन्यवाद।